नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक सवाल मुझसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टॉक का फेयर प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है उस स्टॉक की। तो यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू जैसा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो बहुत ही इमेजिनरी टाइप का है। रियलिटी में इसका आपके स्टॉक से कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि आपके स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ आपसे कि इतने फैक्टर्स हैं कि आप सब पे महारत हासिल ही नहीं कर सकते। आप कभी भी बता नहीं सकते कि ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के ऊपर है या नीचे है। आप किसी एक पैरामीटर पे चेक करोगे, हो सकता है वहाँ पर फेयर वैल्यू हो, किसी दूसरे पैरामीटर पे चेक करोगे पता चलेगा ओवर वैल्यूड है, किसी तीसरे पे चेक करोगे पता चलेगा अंडर वैल्यूड है। तो आप डिकोड ही नहीं कर सकते कि आपके स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है वो क्या है। अब आपके सामने चारा क्या बचता है? आपके सामने चारा ये बचता है कि आप टेक्निकल्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप रिजल्ट वगैरह पे फोकस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा सा सीखिए। मैं बहुत डीप जाने की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम आप उसको समझिए। प्राइस के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक का बिहेवियर किस तरीके से है, जो मार्केट कंडीशन है उस हिसाब से स्टॉक का बिहेवियर किस तरीके से है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। फेयर वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए। मैं कुछ बैंकों का एग्जांपल लेकर आपको यही बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या 340 इसका फेयर प्राइस नहीं है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है? अब इसमें बहुत सारे लोग बता देंगे कि अंडर वैल्यूड है, कुछ लोग कहेंगे सरकारी बैंक है, आने वाले समय में एनपीए बढ़ेगा, दिक्कतें आएंगी, इसलिए यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, एक टर्म में, केवल एक टर्म में अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे अंडर वैल्यूड है। कई सारे फैक्टर्स और वैल्यू अनलॉकिंग को अगर आप देखोगे फिर से अंडर वैल्यूड हो गया। तो है ना कई सारे पैरामीटर्स, लेकिन फिर भी अगर अंडर वैल्यूड है तो लोग आकर खरीद क्यों नहीं रहे हैं? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि लोगों को यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाई देती। तो आप समझिए कि ग्रोथ के हिसाब से भी स्टॉक्स की वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो वैल्यूएशन निकालना बहुत 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 कठिन काम है। बहुत सारे टर्म्स पे एक वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है। आई होप इस बात को आप समझोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आपको मैं एक बैंक दिखाना चाहता हूँ, एचडीएफसी बैंक। सबको पता है अच्छा खासा बैंक है, बढ़िया बैंक है, लेकिन अभी इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। क्या इनकी वैल्यूएशन कम हो गई? क्या ये यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गए? क्योंकि अभी नॉर्मल कंडीशनिंग के हिसाब से अगर ये 1400 ट्रेड कर रहे थे, बुरे रिजल्ट के बाद इनको आराम से गिर जाना चाहिए। जिस हिसाब से ईपीएस में इनकी कमी आई है उसी हिसाब से इनका शेयर प्राइस भी गिरना चाहिए। क्या ये जस्टिफिकेशन देगा आपको? बिल्कुल देना चाहिए। ये एक केवल पैरामीटर हो गया। इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं कि ये रिटेल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बैंक दिखा दूँ, आईसीआईसीआई बैंक, ये कॉर्पोरेट बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी कम दिखाई देती है और ये बैंक प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अपने पीयर्स से सस्ता ट्रेड करता है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, इनके मुकाबले जो है ये जो आईसीआईसीआई बैंक है वो सस्ता ट्रेड करता है। क्यों ट्रेड करता है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है वो लोगों को बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिखाई देती, रिटेल ग्रोथ लोगों को बड़े लेवल पे दिखाई देती है। इसीलिए जो भी प्राइवेट बैंक रिटेल सेगमेंट में फोकस करते हैं उनको बाजार में वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है। आई होप आप मेरी बात को समझोगे। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची होगी कि किसी भी स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा हो वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये कई सारे पैरामीटर्स पे आपको दिखाई देगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक आप यहाँ पर खरीदो, किसी एक पैरामीटर ने आपको बता दिया नहीं अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर आप जाकर खरीदो। ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपको मैं कहता हूँ सीखिए, सबको करिए अपने दिमाग की, मतलब आपको अपनी लॉजिक लगानी है कि मैं यहाँ पर स्टॉक खरीदूँ या नहीं। जैसे कि अब यहाँ से ये ऊपर गया, फिर से गिरावट दिखा रहा है। अब जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना आए, मैंने ढेर सारी वीडियोज़ आपको दी हुई हैं, उनको आप देख लीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा मैं खरीदारी नहीं करूंगा। ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन साबित होगा। ट्रेंड रिवर्सल पे अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको बेहतरीन टारगेट मिल जाएगा। ये चीज़ आप करना चालू कीजिए। आप फेयर प्राइस के पीछे भागना बंद कर दोगे। कि तो किसी भी स्टॉक की फेयर प्राइस कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। हम आपकी बस की बात है नहीं। इवन बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां कई सारे स्टॉक्स का प्राइस, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस कितना 700, 800, 900, 1000 बताया जा रहा था ना, और फिर एक्चुअली हुआ क्या? वो 450 से गिर के 350, इवन उसके नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो फेयर प्राइस कहीं और कैलकुलेट कर रहे थे, स्टॉक का प्राइस कहीं और आ गया। तो ये सब हमारे बस की बात है नहीं। अगर होती भी तो स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग के कारण प्राइजेस बहुत तगड़े से फ्लक्चुएट करते हैं। आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉक जहां पर लगभग ट्रेड करता रहता है उसके मूविंग एवरेजेस को आप देखिए। एवरेजेस बेस्ट चीज़ होती हैं। मूविंग एवरेज पे मेरी गोल्डन क्रॉसओवर वाली वीडियो है, उसको जाकर देखिए, कितना बेहतरीन काम करता है ये सब। आप मूविंग एवरेजेस को फोकस में लोगे तो वो आपको कई सारी चीज़ें बता देगा और वहीं से आप स्टॉक की टेक्निकल बेसिस पे फेयर प्राइस कैलकुलेट करोगे, फंडामेंटली रिजल्ट के हिसाब से फेयर प्राइस कैलकुलेट करोगे और वहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर दिखाई देती हैं वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश किया कीजिए। तो फेयर प्राइस के पीछे भागना बंद कर दो। आई होप मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आपका काम वीडियो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।